चलिए अगेन मैं नई वीडियो के साथ आया हूँ आपके लिए बच्चों। तो हमारा जो पेपर चल रहा है वो ISS पेपर 1 चल रहा है और आज जो हमारी जो सीरीज है मेरे बच्चों वो है 2021 की, ठीक है। तो 2023 और 2022 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। 2021 ISS पेपर 1, ISS पेपर 1, ठीक है। तो इस सीरीज में आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 to 10 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ लार्ज ए सैंपल मस्ट बी टेकन, मतलब सैंपल का साइज आपको बताना है इन ऑर्डर दैट द प्रोबेबिलिटी विल बी एट लीस्ट 0.95। मींस सैंपल साइज आपको बताना है कि कितना चूज करना होगा, जबकि प्रोबेबिलिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 0.95। किस बात की, एंड द सैंपल मीन विल बी विद इन 0.5 नेबरहुड ऑफ द पॉपुलेशन मीन। मीन्स के सैंपल मीन और पॉपुलेशन के मीन का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 0.5 विद इन नेबरहुड, मतलब इससे कम ही होना चाहिए। प्रोवाइड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1, मतलब जो वेरिएंस है पॉपुलेशन का जिसको आप सिग्मा स्क्वायर कहते हो वो 1 के बराबर है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बराबर है तो स्क्वायर करोगे 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चे क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा गौर से देखें। देखिए एक्चुअली में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बताइए दैट सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। ये कंडीशन आपको दी गई है और इस कंडीशन को फुलफिल होने के लिए स्टैटिस्टिकली सैंपल साइज कितनी ऑब्जर्वेशंस का होना चाहिए वो आपसे पूछा गया है। चलिए वेरी सिंपल, सबसे पहले तो हम बात करें, यहाँ पे एक रूल होता है चेबिशेव इनइक्वालिटी। चेबिशेव इनइक्वालिटी गिव्स द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड of the probability of some specific event, ठीक। तो यहां पे क्या दिया, एटलीस्ट मतलब लोअर बाउंड दिया है, तो कोई सा भी फॉर्मूलेशन लगा सकते हैं। चेबिशेव इनइक्वालिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी दैट x बार माइनस म्यू इज लेस देन c इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस ऑफ x बार डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। दिस रिलेशनशिप इज वैलिड for every random variable and for every constant c, ये सब के लिए वैलिड है। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करूं तो c की वैल्यू आ गई 0.5 मेरे बच्चों और 1 माइनस वेरिएंस ऑफ x बार डिवाइडेड बाय c स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 0.95, ठीक है। लेकिन यहां पे एक बात है कि वेरिएंस ऑफ x अगर सिग्मा स्क्वायर है तो वेरिएंस ऑफ x बार बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर बाई n के, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज इक्वल टू 1/n। नाउ अगर मैं सेम चीज यहां पर एप्लीकेबल करूं तो मुझे मिलेगा वेरिएंस ऑफ x बार अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95 विच इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूं, वेरिएंस ऑफ x बार किसके बराबर है, 1/n, तो 1/n इंटू c स्क्वायर किसके बराबर है, 0.25 इज इक्वल टू 0.05, ठीक है बच्चों। तो n को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू मुझे मिल जाएगी और n की वैल्यू मिलेगी 80। बिल्कुल सिंपली इस एक्सप्रेशन को आपको सोल्व करना है, n की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, बस आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में रूल हमें क्या एप्लीकेबल करना है। देखिए एक चीज मैं यहां आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आपको कभी ऐसा महसूस हो कि प्रोबेबिलिटी का लोअर बाउंड या अपर बाउंड पूछा है और मीन और वेरिएंस की एग्जिस्टेंसी दी हुई है, तो कंफर्म क्वेश्चन वो चेबिशेव इनइक्वालिटी का बनेगा या मार्कोव इनइक्वालिटी का बन सकता है। अगर
प्रोबेबिलिटी का लोअर या अपर बाउंड पूछा है, लेकिन मीन और वेरिएंस की बात नहीं की गई है। बट अगर मीन वेरिएंस की बात है तो कंफर्म चेबीशेव इनइक्वालिटी का जो है क्वेश्चन वो बनेगा। चलिए होप सो आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, let a1 a2 a3 be a sequence of event and that E is equal to limit supremum of a n if the series probability of a n summation is convergent, this is the symbol of convergency, then PE is equal to, बेटा ये बोरेल कैंटल लेमा जो है उसका डायरेक्ट स्टेटमेंट है। ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, यहां पे फिर से बता रहा हूं। अगर ये चीज इक्वल इन्फिनिटी होती, मतलब ये सीरीज डायवर्जेंट होती, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 के बराबर होती, और क्योंकि ये कन्वर्जेंट है इनफाइनाइट सीरीज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंफर्म 0 के बराबर होगा। यही कैंटल बोरेल लेमा है, बोरेल 0-1 लॉ जो आप पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यही वो लेमा है। तो बिल्कुल एकदम डायरेक्ट स्टेटमेंट था, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होना चाहिए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और फिर रैंडम वेरिएबल। तो कुछ बातें उसने बोली है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के बारे में, थ्योरेटिकल बातें हैं बिल्कुल, बस एक बार रीड कर देता हूं। वो कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज ऑलवेज एग्जिस्ट, यस। उसका रीजन है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन रिफ्लेक्ट करता है मोमेंट जेनेटिक फंक्शन को, लेकिन मोमेंट जेनेटिक फंक्शन इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। और मेरे बच्चों, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फिनोमेनास दुनिया में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज ऑलवेज एग्जिस्ट। आप इसको प्रूफ भी करते हो, ऐसे शायद ऑगमेंटेड वैल्यू ऑफ 5xt is less than equal to 1, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे करता है, डोंट वरी। दूसरा है इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर, आंसर है यस, क्योंकि ये एक नेसेसरी कंडीशन होती है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की। आप चाहे तो कोई भी बुक नॉर्मली आप पढ़ के देखेंगे तो उसमें लिखा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगला है इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिपेंड्स करता है ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ। कैसे करता है देखिए, थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंट करता हूं। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का डेफिनेशन देखें तो 5xt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर आयोटा tx। ये है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि एक नया रैंडम वेरिएबल बनाया जाएगा विच इज ax प्लस b टाइम। किसी भी रैंडम वेरिएबल में अगर आप किसी कांस्टेंट की मल्टीपल करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो चेंज ऑफ स्केल माना जाता है, और आप रैंडम वेरिएबल में कोई भी नंबर कांस्टेंट प्लस माइनस करते हैं तो उसको चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। तो b जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन है और जो a है वो चेंज ऑफ स्केल है। तो कह रहा है कि क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका मतलब मुझे 5yt कैलकुलेट करना होगा। नाउ दिस इज व्हाट बेसिकली अकॉर्डिंग टू रूल एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर आयोटा ty, ठीक है। नाउ दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर आयोटा t ax प्लस b, ठीक है, सिंपली मैंने लिखा। नाउ दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर आयोटा t ax इंटू e टू द पावर आयोटा t और b, ऐसे मैं लिख सकता हूं। नाउ दिस इज e टू द पावर आयोटा t b कॉमन ले लिया। नाउ दिस इज 5x a t। अगर आप बोर्ड से देखें तो जब आप फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं बच्चों तो उसमें b भी इन्वॉल्व है और उसमें a भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ, ठीक। इसका मतलब इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला। अगला क्या कह रहा है, इफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ सम ऑफ
two random variable is same as the product of their individual characteristic function, then the variables are independent? आंसर है नो। क्यों है आंसर नो? क्योंकि ये रूल है हमारे पास। क्या रूल है बच्चों? बिल्कुल सिंपल, x and y are independent। अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो कंफर्म the characteristic function of sum is equal to the product of corresponding characteristic function, but the converse is not true। but the converse जो है वो true नहीं होता इस केस के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरा इसमें ट्रू था, ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सिंपल था, मैंने तो खैर बहुत टाइम लगा दिया इसमें, बट एग्जाम हॉल में मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन देखने से ऐसा लगेगा कि वो लिमिटिंग वैल्यू आपको निकालनी है या किसी सीरीज की कन्वर्जेंसी आपको डिस्कस करनी है, लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स का तो पेपर है नहीं है, पेपर स्टैटिस्टिक्स का है, तो स्टैटिस्टिकली ही हमें इसको सोचना पड़ेगा। देखिए, जब भी कभी आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन बने, आप इस चीज को जरा एक बार गौर से देखिए। ये चीज कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखा हुआ है किसी रैंडम वेरिएबल का, ठीक। तो सबसे पहले आप इसको पहचानिए। मेरे हिसाब से ये रैंडम वेरिएबल लिखा हुआ है 4n, t is what 1/4। ये जो ब्रैकेट मैंने किया है ये शायद बाइनोमियल 4n, 1/4 का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखा हुआ है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? समीशन, कहां से कहां तक? n से लेके 4n तक। तो अगर मैं ये कह दूं कि f डॉट इज द CDF ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, तो बेसिकली ये जो चीज लिखी है वो f ऑफ 4n माइनस f ऑफ n के बराबर लिखी हुई है, ठीक। और फिर क्या कर रखा है? उस पर लिमिट लगा रखी है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये थोड़ा सा उसने काम कर रखा है। मेरे बच्चों, इसका सिंपली मतलब है कि ये जो CDF का डिफरेंस है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपको चाहिए। और CDF की लिमिटिंग वैल्यू का जो हम डिस्कशन करते हैं वो हम CLT के अंदर करते हैं, ओनली द CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है आपको पता होगा, तो उसी से इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। वेरी इजी, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको क्या कह रहा हूं। सबसे पहले एक रैंडम वेरिएबल पहचानिए जिसका PMF इसके जैसा बन जाए, ठीक। फिर आपको यह पहचानना है कि वैल्यू कहां से कहां के बीच में उसने पूछी है। अब जरूरी तो है नहीं कि हर बार वो यही क्वेश्चन पूछे, थोड़ा डिफरेंट भी पूछ सकता है। तो पहले ये पहचानिए आप, ठीक। फिर आप ये 2 नंबर पहचानिए ताकि मुझे यहां से ये चीजें मिल सके, और फिर उसकी आप लिमिटिंग वैल्यू पहचानिए। चलिए करते हैं हम इस क्वेश्चन को पहले। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको थोड़ा सा हम बच्चों साइड में लेते हैं। देखिए सिंपल है क्वेश्चन। तो जब ये आपने पहचाना था, मैंने मान लिया लेट yn, मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है विच इज बाइनोमियल 4n, 1/4, ठीक है। इससे क्या पता लग जाएगा आपको? एक्सपेक्टेशन ऑफ yn विच इज n इंटू p, यानी कि n के बराबर, और वेरिएंस ऑफ yn यानी कि n इंटू p इंटू q यानी कि 3n/4 के बराबर। हर क्वेश्चन में ये रूल सब में है, बस आप एक बार इसको पहचान लीजिए, फिर सेम प्रोसेस है। तो जो आपने पहचाना उसका मीन कैलकुलेट करिए, उसका वेरिएंस कैलकुलेट करिए, हो गया। CLT ये कहती है बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम एज n टेंड्स टू इनफिनिटी, मींस जो भी काम मैं लिखने जा रहा हूं या करने जा रहा हूं वो सारा का सारा है एज n टेंड्स टू इनफिनिटी। क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी दैट
सम कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू yn माइनस उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ yn की लेस देन इक्वल टू b इज ऑलवेज कैपिटल phi b माइनस कैपिटल phi a, और ये सारा काम कब हो रहा है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। कैपिटल phi डॉट जो है वो CDF है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का। ये जो स्टेटमेंट लिखा है दिस इज द जनरल स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब हमें इसका क्या बेनिफिट है थोड़ा आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है, हर क्वेश्चन में यही एप्लीकेबल है। सबसे पहले आप वैल्यूज पुट करिए और चाहो तो आप इस लिमिट को यहां पे भी लगा सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी दैट a की वैल्यू सेम रखी मैंने लेस देन इक्वल टू yn माइनस के n डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 3n बाई 4 यानी के 1/2 बाहर ले लिया मैंने। दिस इज b टाइम्स, नाउ दिस इज 5b माइनस 5a। सिंपल है, तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी दैट a इंटू 1/2 रूट 3n प्लस के n इज लेस देन इक्वल टू yn इज लेस देन इक्वल टू b इंटू 1/2 अंडर द रूट ऑफ 3n प्लस के n इज इक्वल टू 5b माइनस 5। सिंप्लीफाइड, बिल्कुल सिंप्लीफाइड, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें, इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो मेरे बच्चों इसमें ये अगर yn का पीडीएफ है सपोज, तो ये जो वैल्यू पूछी गई है वो उसके CDF की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि f(4) से लेके f(1) के बीच की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल, इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा सा कंपैरिजन करना था यहाँ पे। कैसे कंपैरिजन करना था, इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए n और इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 4n। क्यों? क्योंकि फिर ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट yn which is binomial lies between n से लेके 4n के बीच में, ठीक। तो वो प्रोबेबिलिटी मुझे मिल जाएगी। यहां पे मैं a और b की वैल्यू कैलकुलेट करके वैल्यू डाल दूंगा। तो मैंने कंपैरिजन जो किया वो क्या किया, a इंटू 1/2 अंडर द रूट ऑफ 3n प्लस के n इज इक्वल टू n होना चाहिए, और b इंटू 1/2 अंडर द रूट ऑफ 3n प्लस के n बराबर होना चाहिए मेरे बच्चों 4n के, ठीक। ऐसा तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू 0, चाहो तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, a प्लस n इज n के बराबर, ऐसा तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू 0। तो यहां से मुझे पता लग गया कि मुझे एक्चुअली में a की वैल्यू क्या लेनी है, ठीक। अब अगर b की वैल्यू को आप थोड़ा सोल्व करें तो b इज इक्वल टू देखिए यहां से बढ़ जाएगा 3n बचेगा, तो 2 इंटू 3n डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3n विच इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ 3n। यहां से आपको b का वैल्यू मिल गया। तो a और b का वैल्यू आपने मेरे बच्चों कैलकुलेट कर लिया, विच इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये जो रिलेशन था आपके सामने, ये रिलेशन हर एक a और हर एक b के लिए वैलिड था। तो अगर मैं a की वैल्यू ये डालूं और b की वैल्यू ये डालूं तो भी ये रिलेशन वैलिड ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं ये वैल्यू डालूंगा मुझे क्या मिलने लग जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी दैट a की वैल्यू अगर 0 डालूंगा तो यहाँ n मिलेगा लेस देन इक्वल टू yn, और अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू डाल दूं 2√3 तो मेरे बच्चों ये मिलेगा मुझे 4n, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज व्हाट 5 ऑफ 2 अंडर द रूट ऑफ 3n माइनस के 5 ऑफ 0, ये मिल रहा है, ठीक। अब आप गौर से अगर देखें
दिस इंप्लाइज व्हाट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी दैट दिस वन इज व्हाट, अगर आप प्रोबेबिलिटी डिफाइन करें तो मेरे हिसाब से शायद यही रहेगी, कुछ भी ले लीजिए, j गोज फ्रॉम n टू 4n, है ना, n से लेके 4n तक, और 4n cj 1/4 टू द पावर j 3/4 टू द पावर 4n माइनस j, बन गया बिल्कुल सेम चीज ये चीज। अब नाउ दिस इज व्हाट, देखिए जो भी काम चल रहा है वो n टाइम्स टू इंफिनिटी चल रहा है, तो जब यहां पे आप इंफिनिटी डालोगे तो ये बन जाएगा 5 इंफिनिटी, है ना, 2√3n है, n की वैल्यू इंफिनिटी डालोगे तो 5 इंफिनिटी, 5 इंफिनिटी होता है 1 के बराबर, माइनस ये है 5 किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर। चलिए सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 1/2, वेरी सिंपल। बस आपको क्वेश्चन को एक बार पहचानना था, है ना, कि भाई आपको करना कैसे है, तो CLT लगेगी ये बता दिया मैंने, और बिल्कुल सेम फॉर्मेट है ना, डेंसिटी फंक्शन या मास फंक्शन आपने पहचाना, तो वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 मेरे बच्चों, सिंपल है बिल्कुल, दिस इज माय वैल्यू, ठीक है, वेरी सिंपल। होप सो आपको समझ में आया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, For a sequence of Bernoulli trial, the fraction of success f by n is a consistent estimator of the probability of success p. मतलब this is sample proportion, this is population proportion. Then this follow from central limit theorem, De Moivre's Laplace theorem, law of large number, Chebyshev inequality. बच्चों बिल्कुल प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आंसर है लॉ ऑफ लार्ज नंबर, और लॉ ऑफ लार्ज नंबर में स्पेसिफिकली वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी एक बार आपके साथ हिंट दिया था कि जो कंसिस्टेंसी है वो कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी से आती है, और कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी हम सिर्फ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में इस्तेमाल करते हैं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों होप सो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, जो मेरे समझाने का तरीका है वो भी शायद आपको ठीक लग रहा होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।